अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए करप्शन के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है। ये बयान इस लिहाज से भी अपनी अहमियत रखता है क्योंकि पीटीआई इक़्तिदार में करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर आई। अब प्राइम मिनिस्टर का ये दावा कितना सच्चा है, मुल्क में चलते दीगर करप्शन स्कैंडल्स के पेश नजर ये हवाला और ये सवाल हम अपने तज्जियाकारों पर छोड़ देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को किस तरह से, किस निगाह से देखते हैं। दूसरी तरफ ये कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात का सियासी बवाल अभी थमा नहीं था कि आज रहबर कमेटी का अहम इजलास बुला लिया गया और इसी इजलास में एपीसी से मुताल्लिक गौर व फिक्र भी किया जा रहा है। अब कल से लेकर अब तक होने वाली मेल मुलाकातें क्या कोई सियासी रंग लेकर आएंगी या नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में शामिल करेंगे प्राइम मिनिस्टर की वो हिदायत जिसमें वो कहते हैं कि जिस्मानी अज़द के खिलाफ कानून लाने के बिल पर जल्द काम मुकम्मल किया जाए। इस बिल की मजीद तफसीलात प्रोग्राम में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चगताई साहब, NBC वाशिकर ब्रेक में अपना वक्त देने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी और डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह का बयान दे रहे हैं करप्शन के खात्मे के हवाले से। ये गुफ्तगू उन्होंने कहा कि और क्या अल्फाज थे उनके, जरा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। Corruption is one of the biggest killers in the society. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. जी, तो प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आला सतह पर इस किस्म की जितनी भी स्कैंडल्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन नासिब चगताई साहब, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की अपनी काबीना में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका उन स्कैंडल से ताल्लुक है। आप ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनका दावा सच्चा है कि वाकई इस वक्त कोई मेगा स्कैंडल नहीं है करप्शन के हवाले से? मेरे ख्याल है सच एक बहुत रिलेटिव टर्म है। जब हम इसको कहते हैं कि ये सच है, असमें हमारे मुशीर जो हमें बताते हैं उसको हम समझते हैं कि ये सच है, हम बता देते हैं आपको कि हमारी राय ये, हम सच बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम ये दावा करते हैं कि हमारे चारों तरफ करप्शन नहीं है तो हम दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, हम अपनी तहक़ीर खुद कर रहे होते हैं। मेगा करप्शन, माइक्रो करप्शन, मैक्रो करप्शन, हर तरह की करप्शन मौजूद है आज भी। अगर आप दफातर में जाएँ तो सब मौजूद है। हम जनरल साहब बाज़ वक़्त बात करते हैं अखलाक़ियात की, हम अखलाक़ियात की मज़ीद पस्ती में चले गए इन 2-3 साल के दौरान, मज़ीद पस्ती हो गई है। वो कहता है जी करप्शन बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, मेरा रेट इतना है, दुगना रेट हो गया। पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, KPKB की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, हर जगह करप्शन, टेंडर पे करप्शन हो रही है, टेंडर अलॉट करने पर करप्शन हो रही है, बारदाने पे करप्शन, गंदम की बोरियाँ, खाली बोरियाँ, उन पर करप्शन हो रही है। करप्शन गंदम की इंपोर्ट पे हो रही है, एक्सपोर्ट पे हो रही है, चीनी की एक्सपोर्ट पे हो रही है, इंपोर्ट पे हो रही है, दवाओं पे करप्शन हो रही है, बालम जब्बा की सूरत हाल आप देख लें, BRD की सूरत हाल आप देख लें। मैं क्या क्या गिनाऊँ, कहाँ तक गिनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। तो ये जो बातें ना, करप्शन फ्री माशरा कोई नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। सऊदी अरब भी नहीं है, ये मेरी ललकार है। सऊदी अरब हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, ब्रिटेन हो, करप्शन फ्री माशरा कोई नहीं है। और हम तो करप्शन में लुथड़े हुए हैं, हम करप्शन ज़्यादा लोग हैं, हम करप्शन के बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते। मतलब हम कहते हैं ना गंदगी का कीड़ा, हम वो सूरत हाल है हमारी। हमारे लिए बहुत बड़ा इनकलाब चाहिए, हमको एक निज़ाम की तब्दीली का इनकलाब चाहिए, फरसुदा निज़ाम, सालखुर्दा निज़ाम, कल भी मैंने अर्ज़ किया था। तो और ये मामलात जो हैं अब हाथ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हाथ से निकल गए ये मामलात और आवाम खड़े हो गए, मैं 2 दिन में से देख रहा हूँ बहुत गुस्से में लोग, DHA हो या सुरजानी टाउन हो, लोग बहुत गुस्से में हैं। हैदराबाद में भी लाइट गायब है, ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हैस्को वाले,
8-8 दिन से ट्रांसफार्मर गायब है, और जब लोग बाहर निकलेंगे तो आप मारेंगे उनको। अब मुझे लोगों को हक है कि वो स्ट्राइक बैक करें, आप पर वापस हमला करें। अब डीएच ने जो कुछ किया, और आज जो कह रहे हैं डीएच इज प्लीज्ड टू ग्रांट यू परमिशन टू रेनोवेट योर एरियाज। हाउ, किस तरह बात करते हैं लोग? खुद तबाह किया, सब कुछ बर्बाद किया है, अब दे आर प्लीज टू ग्रांट मी परमिशन। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का बयान गलत है। जनरल साहब, करप्शन का खात्मे का नारा लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर इस किस्म का बयान देते हैं, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बात करें तो उसके हवाले से उस बयान की अपनी एक अहमियत है, और स्पेसिफिकली करप्शन के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को कि पाकिस्तान में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है, इसे आला सतह पर ही कंट्रोल कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान देना अपनी खुशफहमी भी हो सकती है, और जो सर्वे सामने आ रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उनके कहने के मुताबिक करप्शन पहले से ज्यादा है, और करप्शन के जो मेगा स्कैंडल, मेगा केसेस हैं, पहले वाले तो मौजूद ही हैं कि उनका कोई फैसला नहीं हुआ, और आइंदा जो निकलने हैं वो हुकूमत जब बदलती है तो उसके बाद ज्यादा सामने आते हैं। वैसे तो इतने नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि चीनी का और गंदम वगैरह का जो किस्सा हुआ, अब करप्शन की शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन है तो करप्शन। आप अगर उसमें आपको हेरा फेरी करके एक्सेसिव मुनाफा बनाते हैं, उसको जो कानून है उसको सर्कमेंट करके, तो लाजिमी बात है ये भी एक शक्ल है उसकी। तो ये कहना कि मेगा स्कैंडल दो एक तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी निकल आएंगे जब ये हुकूमत का कभी तब्दील होती है हुकूमत, तो निकल आएंगे। लेकिन जो देखने की बात है वो ये है कि करप्शन कम हो कैसे, क्यों हो, जब आपने किया कुछ नहीं करप्शन को खत्म करने के लिए कोई काम। जो केसेस चल रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे खुल जाते हैं, वो वहीं के वहीं है, ना सजा किसी को, ना पैसा किसी का वापस आया। जिसको आप सजा देते हैं वो जेल में जाता है, उसके लिए एसीबी लगा हुआ है, खादम भी उसको दिया गया है, फिर माल वो कौम का लूट के ले गया, आपने टेलीविजन भी लगा के दे दिया, खादम भी दिया, खाना भी घर से आ रहा है, तो उसके जूते को आपको एक आना भी वापस क्यों करे? वो तो छुट्टी काट रहे हैं आपके खर्चे पे। तो ये सारी बातें हैं। हकीकतन जो नारा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, हम पैसा वापस लाएंगे, वो 2 सालों में तो तकरीबन नाकाम हुआ लगता है। ना पैसा आया, ना केसेस किसी के फैसला हुए। जो पुराने हैं वो तो बिल्कुल पड़े हुए 8-8, 9-9 साल से, और नए भी आपने देख लिया कि 2-2 साल। अब वो जो सिस्टम है वो पहले से ज्यादा करप्ट हुआ, इस वजह से कि जब लोगों के बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस आते हैं तो वो सिस्टम पैसा मांगता है। वो कहता है जी अगर ये केस खत्म कराने हैं, आपने कमजोर इंक्वायरियां करानी है, आपने कमजोर रेफरेंसेस बनवाने हैं, आप चाहते हैं कि मैं 3rd क्लास किस्म का वकील खड़ा करूं, तो फिर आप पैसे लगाए ना हमें। तो वो सिस्टम जो आपने ठीक नहीं किया, वो सिस्टम जिनको बचा के बैठा हुआ, वो ऐसे नहीं बचा के बैठा हुआ कि उनकी कोई रिश्तेदारी थी किसी से। ठीक है, वो सिस्टम में पैसा चल रहा है। फिर हुकूमतें हैं बैठी, सबूत उनके, शवाहिद उनके पास हैं, आप इक़्तिदार में भी हैं, और करप्शन के केसेस भी आपके, आप सिंध में देख लीजिए। मजाल है किसी की कि आपको रिकॉर्ड हाथ में दे दे या गवाह। अगले दिन जमानत हुई अनवर मजीद साहब की, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल से वो हुकूमत के कहने को जेल में है, लेकिन जब जमानत हुई तो उन्होंने वकील से पूछा, जो नैब का वकील था, उसने कहा जी ये आज दिन तक एक भी दफा अपीयर नहीं हुआ नैब के सामने, जिस दिन का पकड़ा उसी दिन के हॉस्पिटल में है। तो किसी ने पैसे खाए हैं ना यार उसके, वरना क्यों उसको अस्पताल में जाके लिटा दे। तो हमारा मसला बड़ा मुख्तलिफ है। हम कहते हैं मैं चूंकि आके हुकूमत में बैठ गया हूं इसलिए सब कुछ ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ। आपने ठीक किया ही नहीं। आपने ना सिस्टम ठीक किया, ना आपने करप्शन खत्म करने के लिए वो मामला वो तय किए जो आपको बाहर आवाजें आप देते थे, हमें नारे लगाते थे, ना आपने वो काम किए। तो ना पैसा आया, ना करप्शन खत्म हुई, बल्कि बड़ी सिस्टम जो है वो लोगों को, ठीक है, और इस बारे में पहले भी रिपोर्ट्स कई बार मंजर आम पर आ चुकी है। करप्ट आदमी को अदालतों के जरिए, सिस्टम के जरिए छोड़ने के लिए आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तभी कहते हैं कि करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये हम पंजाब जाएं तो वहां पे कहते पीएमएलएन की करप्शन, सिंध जाएं तो कहते पीपल्स पार्टी की करप्शन, अगर हम केपी के जाएं तो वहां पर भी केसेस खुलते हैं, और बीआरटी जैसे कि एनबीसी ने खुद गिनवा दिया। उसके बरक्स अगर हम प्राइम मिनिस्टर का बयान देखें,
जी, वज़ीर आज़म के बयान को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। इन्होंने बातें जो जैसे आपने अभी दिखाया, अभी अच्छा किया कि उनका बयान सुना दिया हमें। उसमें दो अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो ये कि इस मुल्क में इस वक्त कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, नंबर वन। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसलिए नहीं है कि चीज़ों को ऊपर से अगर कंट्रोल किया जाए तो करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये वो बयानिया है जो पिछले 20 साल से तकरीबन इमरान खान साहब दे रहे हैं। अच्छा, इस बयानिया में दो बड़े अहम मसले हैं। एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये बड़ा रिडक्शनिस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बयानिया है। रिडक्शनिस्ट का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को इख्तिसार करके सिर्फ एक या दो चीज़ों पे फोकस करें और कहें कि जी ये मसला हल कर दिया तो सारे हो जाएंगे। ये बुनियादी तौर पर गुमराह करने वाली बात है। और जो करप्शन की अगर हम तारीफ देखें तो गुमराह करना बजाते खुद करप्शन में शामिल है। अगर आप नैब की डेफिनेशन देखें तो नैब की डेफिनेशन में किन किन लोगों के खिलाफ नैब कार्रवाई कर रहा है, दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने 35 साल पुराने तक केसेस निकाले हैं नैब ने, 35 से पीछे नहीं गए, अच्छी बात है, चलें 34 साल 35 साल पहले भी केस निकाले हैं इन्होंने। और उसके साथ जो ये टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों के, वो बड़ा सिलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं। और किन चीज़ों पे कर रहे हैं? नंबर वन, नैब ये कहती है कि जी अगर नाजायज़ या गैर कानूनी तरीक़ों से दौलत जमा की गई हो, नंबर वन। लेकिन सिर्फ दौलत काफ़ी नहीं है, अगर फ़वायद हासिल किए गए हैं वो भी करप्शन की उसमें शामिल है, यानी तारीफ में। और अगर ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया हो वो भी करप्शन में शामिल है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड किस्म की तारीफ है जिसको नैब अप्लाई करता है, जो कि सही बात है। अब इसी को हम इस सवाल पे अप्लाई करते हैं कि क्या करप्शन हुई या नहीं हुई है। 35 साल को आप छोड़ दें, सिर्फ आप 20 साल के पिछले 20 साल में क्या हुआ। अगर कोई लोगों को गुमराह करता है और वो जैसे नैब की तारीफ में है कि जी अगर आप धोखाधड़ी के ज़रिए नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से कोई फ़वायद हासिल करते हैं तो फ़वायद में क्या आ जाता है? हुकूमत पर कब्ज़ा करना, ये भी एक फ़ायदा हासिल करना है। अच्छा, जिस तरह से हुकूमत पर कब्जा किया जाता है वो करप्शन में आ जाता है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। अच्छा, जो लोग अहल नहीं हैं उनको लाकर मुसल्लत किया जाना, वो भी करप्शन में आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे अपने लोग, यानी जो हुकूमत के अगर लोग हैं और उनकी करप्शन से नज़रअंदाज किया जाए तो वो भी करप्शन में है। तो अब दो बड़े केसेस हमारे सामने आते हैं तो मज़ीद, लेकिन हम एक तो शुगर और आटे का स्कैंडल हम सबके सामने है, उसकी तहकीकात भी हो चुकी हैं और जो लोग उसमें मुलव्विस थे उसमें हुकूमत के अपने लोग शामिल थे। ये एक बड़ा स्कैंडल था जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। लेकिन खान साहब ने क्या किया, जो इनके अपने लोग थे उनको मुल्क से भी निकाल दिया। मैं नाम नहीं ले रहा, सब जानते हैं किस तरह वापस गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और भी मजीद लोग हैं जिनके नाम उन रिपोर्ट्स में मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा BRT का बड़ा स्कैंडल था। BRT वही BRT आपका दूसरे शहरों में बहुत कम पैसों पे बन रहा है, अगर आप पेशावर में वो कई ज़्यादा गुना खर्चे से बनाते हैं तो ये एक बड़ा मेगा स्कैंडल है। इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, क्या कार्रवाई की गई, हमें कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आती। फिर खान साहब की ये बात कि जी करप्शन इस वक्त, पहली बात तो ये बयान इनका गलत है कि करप्शन इस वक्त नहीं है। इस पे चुगताई साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि हर सतह पे करप्शन मौजूद है, लेकिन ये मुल्क का वाहिद मसला नहीं है, और भी दूसरे मसले हैं। अच्छा, खान साहब का ये बयान कि जी ऊपर से लोग ठीक हो जाए तो नीचे ठीक होएगा, हमने ऊपर से कंट्रोल किया। ऊपर से कैसे कंट्रोल किया? जिन लोगों को आपने लगाया है वो सब वही लोग हैं जो 35 साल तो छोड़ दें, पिछले 20 साल में आधी काबीना आपकी वो है जो कि जनरल मुशर्रफ के साथ थी। तो वो जो लोग अरबपति खरबपति हो गए, अगेन नाम लेने की जरूरत मतलब आप भी कह रहे हैं सियासी ओहदों में भी करप्शन हुई? बिल्कुल। और जो ओहदे अवाम की फलाह बहबूद से वाबस्ता है वहां पे भी, जैसे आपने दो स्कैंडल्स अभी गिनवाए, उन हवाले से भी आप कहने के करप्शन है। बिल्कुल अभी खत्म नहीं, बिल्कुल करप्शन है। और फिर जिन लोगों को लगाया गया, अच्छा जब ये दूसरों पे एतराज करते हैं लेकिन जो अपने लोगों को ये लगाते हैं, एक स्कैंडल उस पर बात करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली जो आया है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है लेकिन तमाम मीडिया भी खामोश है, बात नहीं की जा रही, उस पर बात करने की जरूरत है। ये एक बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, हुकूमत एक शख्स को मुख्तलिफ ओहदों पे बगैर किसी प्रोसेस के लगाती है, वो भी करप्शन है। तो ये सारी चीजें करप्शन की निशानदेही करती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब, आप किस किस्म की करप्शन को देख रहे हैं पाकिस्तान में? मेगा करप्शन स्कैंडल की बात कर रहे हैं या फिर मैक्रो और माइक्रो, किसी किस्म का कोई डिफरेंस भी आ जाता है? फिर प्राइम मिनिस्टर का ये दावा, देखें बात यह है कि हमें चीज़ें कानून के दायरे में देखनी चाहिए और मुल्क को आइन और कानून के दायरे में चलाने की बात करनी चाहिए। करप्शन का स्कैंडल वो है जिस पर करप्शन के इदारे जो हैं, करप्शन के इंसदाद करप्शन के इदारे, वो नोटिस लें और वो उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात करें और कोई तहकीकात के नतीजे में कोई करप्शन साबित हो जाए। अब मैं कह दूं BRT में करप्शन है, चीनी में करप्शन है, तो ऐसे नहीं है। कानून के तहत किसी इदारे को ये साबित करना है, कोई GIT बनेगी, कुछ होगी। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का बयान ठीक है
कि 2 साल में इस हुकूमत का कोई मेगा करप्शन स्कैंडल किसी इदारे ने नहीं पकड़ा है। किसी इदारे ने, किसी करप्शन पकड़ने वाले किसी इदारे ने इस हुकूमत का कोई भी मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं पकड़ा है। और जब नहीं पकड़ा है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहने में हक बजाने में कि नहीं है। जब तक पकड़ा ना जाए, देखे ना जी, चोर वही है जिसकी चोरी पकड़ी जाए। जिसकी चोरी नहीं पकड़ी गई है वो चोर कैसे है? मेरे और आपके कहने से तो वो चोर नहीं है ना। जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको चोर डिक्लेयर नहीं करेगा, जब तक नैब, एंटी करप्शन के इदारे या जो पहले तरीक़ाकार करप्शन पकड़ने का है उनके तहत वो कोई करप्शन पकड़ी नहीं जाएगी, तब तक प्राइम मिनिस्टर ये कहने के हक बजाने पे कि उनके इक़्तिदार में 2 साल में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है। क्योंकि क्या नैब ने 2 साल में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। क्या किसी अदालत ने किसी मेगा करप्शन स्कैंडल में किसी बड़े वजीर, हुक्मरान को बरतरफ किया है? नहीं किया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि वजीर आज़म का बयान कानूनी तौर पे तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक कि कोई उनका स्कैंडल पकड़ा नहीं जाता, जब तक कोई स्कैंडल बाहर नहीं आ जाता, जब तक उस पर कोई तहकीकात नहीं हो जाती, तब तक वो ये कहने में हक बजाने में कि मेरे दौर में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है। अब वो क्यों नहीं हुआ, तहकीकात क्यों नहीं हुई, हनीमून क्यों है, एमनेस्टी कैसे है, ये दूसरी बातें हैं। बाद में पकड़ा जाएगा, जैसे जनरल साहब कहते हैं कि हुकूमत जाने के बाद पकड़ा जाएगा, अभी नहीं पकड़ा जाएगा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अभी तक तो उन्होंने जो बयान दिया है वो हकायक पर है, वो कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई कदगन नहीं है। जब तक ना पकड़ा जाए तब तक चोर भी कहता है मैंने चोरी नहीं की है। जब भी चोर को चोर कहेंगे ना, जब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो चोर डिक्लेयर हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि उनका बयान कानूनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, नजर उम्मी साहब, सोहरवर्दी साहब फरमा रहे हैं कि रियासत के इदारे जब तक किसी स्कैंडल पर हाथ ना डालें, आप उसको कह नहीं सकते कि हाँ वहां पर चोरी हुई या वाकई इसमें कोई हेर फेर था। फिर ठीक है प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन एक खुशफहमी का शिकार हैं और जाहिरी बात है कि उनको 2 साल से ज़्यादा हो गया है इक़्तिदार में आए हुए, और करप्शन का नारा जो है उसको ख़त्म करने का नारा वो उनका बड़ा पुराना एक सियासी नारा है, और उसी की वो जो है फॉलो अप में वो इंटरनेशनल मीडिया पे और लोकली भी वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। और दावे करने से जो है, दावा करना एक चीज़ होती है, हकीकत दूसरी चीज़ होती है। जैसे कि पहले कहा गया कि नंबर 1 तो खैर ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि इस हुकूमत में अभी हाल ही में आटा और चीनी के जो 2 स्कैंडल्स आए हैं, क्या वो मेगा करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आते, जहाँ पे अरबों रुपए के जो है सब्सिडीज़ या गलत पेमेंट्स या लोगों ने वो आवाम के टैक्स पेयर्स और लोगों को महंगी चीज़ें बेचकर वो पैसे बनाना जो है वो भी तो करप्शन है, बहुत बड़ी वो है। और उसमें उनकी अपनी काबीना के वज़रा शामिल हैं, उनमें उनके ख़ास जो राइट हैंड मैन थे वो शामिल हैं जो कि मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि मेगा करप्शन ही हुई? और फिर अगर आप बाकी भी देख लीजिए जो केसेस हैं, ऑलरेडी आपने जिक्र कर दिया, दोबारा उनको दोहराना, मालम जब्बा और BRT वगैरह वगैरह। और अगर तो उनके ऊपर बड़ी स्विफ्टली कार्रवाई होती और जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको सजाएं हो जाती, तो फिर तो बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ये कह सकते थे कि जी देखिए मैंने बिल्कुल ये साफ कर दिया है मामला और अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, मगर ऐसा कोई इशू ही नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि ये जब तक अदालतें किसी को सजा ना दें, ये भी बात सही है इनकी। मैं इस इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ लेबल लगाना जो होता है, और अभी तक यही हो रहा है कि मुख्तलिफ जो हैं केसेस वो ज़ेर इल्तवा हैं, जो भी उनकी मसले हैं प्रोसिक्यूशन के, नैब के। देखिए यहाँ पे मामला यूँ है कि करप्शन जो है वो अफराद के इक़्तिदार में आने से ख़त्म नहीं होगी। ये एक गलत खाम ख्याली है
जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब हवा देते हैं और लोग उनके चाहने वाले ये समझ पाई हूँ रज़ा साहब, ताकि मैं इसको एलैबोरेट भी कर सकूं कि दावे और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दावा भी ऐसा हो जो हकीकत पर मबनी हो। लेकिन मुल्क में इस वक्त महंगा करप्शन स्कैंडल्स अभी भी मौजूद हैं। आपकी ओपिनियन आगे, लेकिन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि अगर हम कानूनी पहलुओं के हवाले से देखें, लीगल टर्म्स को सामने रखें, तो जब तक अदालत या फिर नैब खुद से किसी केस को परसू नहीं करता, हम नहीं कह सकते कि वो केस जो है वो किसी मेगा स्कैंडल या मेगा करप्शन की सूरत इख्तियार है। नैब खुद मुख्तार इदारा है जी। ठीक है, छोटी जमातें जो हैं उनके कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि छोटी जमातों का इजलास पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ कैसे चलना है। लेकिन नासिर चौपाई साहब, आज इजलास हो गया रहबर कमेटी का, ये मुत्तफिक भी हो गए कि हम 20 सितंबर को बिलावल हाउस जा रहे हैं इस्लामाबाद। लेकिन वहां पर अगर ये चले भी जाते हैं, उसके बावजूद आप समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ एक एजेंडे पर ये मुत्तफिक हो सकेंगे? हाँ, मेरा जवाब ये था ज़रियाब के अगर APC होनी है तो उसका एजेंडा क्या होगा? क्या हुकूमत को हटाने की तरीक शुरू करेंगे ये ऐवान के बाहर, या ऐवान के अंदर ये अपनी बातें करते रहेंगे, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी हंगामा आराई करते रहेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि APC हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा किसी बहुत बड़ी तहरीक पर मुत्तफ़िक़ हो सकती है। आप बड़े इख्तलाफ़ात हैं, छोटी जमातों के भी इख्तलाफ़ात हैं, बड़ी जमातों के भी इख्तलाफ़ात हैं। छोटी जमातें हर बड़े इत्तेहाद में छोटी रहती हैं, मतलब उनका कोई इतना बड़ा कद काट नहीं होता, वोट होता है उनका एक कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान मैटर करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने फिर वही शिकायत की जो पहले कर चुके थे कि हमसे बात ही नहीं की मुख्तलिफ आइनी तरामीम पर। तो जाहिर सी बात है वो आइनी तरामीम की हिमायत तो करते, आप बात उनसे कर लेते तो मसला हल हो जाता, लेकिन बात करने की उनसे कोई किसी ने तौफीक किसी को नहीं हुई। तो मेरा ख्याल ये कि एक एजेंडे पर, एक एजेंडा क्या होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। हुकूमत को हटाना दोनों पार्टियां तैयार नहीं हैं। कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जब शहबाज शरीफ ने ये बात की तो बिलावल ने कहा कि आप बड़ी पार्टी हैं, आप ऐवान में लीड करें, हम आपके साथ होंगे। बाद में फिर ये तय नहीं पाया, बल्कि बात हुई कि जनाब चलने दें हुकूमत को, ये अपने बोझ से खुद गिरेगी। अच्छा, ये बात हम बहुत पहले कर चुके थे कि हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, इसे गिरने दें और पूरे 5 साल करने दें, जमहूरी रवैया भी। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 5 साल से पहले हट जाएं तो पीपल्स पार्टी अपने तारीख़ी मौक़िफ़ से गद्दारी करेगी। तारीख़ी मौक़िफ़ से क्या हर हुकूमत को 5 साल मिलने चाहिए, और जिसका बड़ा चर्चा भी करते थे जरदारी साहब कि हमारी 2 टर्म पूरी हो गई हैं, हमारी तीसरी टर्म चल रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हर प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरा करे और खुल के सामने आ जाए और आवाम के सामने आ जाए। आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगी। कुछ छोटे मोटे अंडे बच्चे होंगे एजेंडे के कि नहीं हुआ तो ये करेंगे, नहीं हुआ तो ये करेंगे, बाग आ जाओ वरना देख लेंगे और घूसा मार देंगे, पथराव कर देंगे, यही बातें होंगी। हुकूमत को हटाने पर कोई बात नहीं होगी। ये छोटे मोटे एजेंडे जो आपने बात की, ये उसी तरह तो नहीं जो प्लान ए ना काम हुआ तो प्लान बी पर आएंगे, बी ना काम हुआ तो सी पर जाएंगे। रज़ा रोमी साहब, वाकई माजी की तरह सब कुछ होगा, ये चीजें घूमती रहेंगी, या फिर इस बार पहुंच जाएंगे सारे एक नतीजे पर? देखिए, कोई अभी जो है ऐसी तो कोई आसार नहीं है कि जो अपोजिशन है वो किसी भी एजेंडे पर मुत्तफिक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आरा हैं और मुख्तलिफ जो हैं उनके गोल्स हैं। ये ज़रूर है कि वो थोड़ी सी अपनी कमर जिसे कहते हैं कस रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर बिल्कुल ही वो एक वॉक ओवर दे देंगे या आसान टाइम देंगे इस गवर्नमेंट को तो शायद उनको मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन देखना ये है कि क्या उनका हदफ क्या है, क्या उनका हदफ जो है नया इलेक्शन है, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या महज दबाव ही करना है। जैसे अब आपने देखा है कि FATF के बिल के ऊपर भी सेनेट में जो हुआ, अपोजिशन की ने यकीनन थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली पहले 2 साल की निस्बत थोड़ी बदली है
और वो अब इस चीज़ पर आए कि कम से कम उनको अपोजिशन का रोल तो अदा करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो वो बिल्कुल ही जो है अपने अपने लीडर्स को बचाने या अपने अपने जो उनके मसाइल हैं उसमें गुम थे, और मौलाना फजलुर रहमान का भी इन्होंने उस तरह से साथ नहीं दिया जिससे जो कि शायद मौलाना को तवक्को थी। लेकिन अब ये रवाबित हो रहे हैं, और देखें ये एक बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीली जो होती है वो सिर्फ सियासी जमातों के मिलने से, इकट्ठा होने से तो नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। अगर उनको कोई इशारा अपोजिशन को हुआ है, अब वल्लाह आलम, लेकिन जब तक कोई इशारा नहीं होता तो उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक, जनरल साहब, ये 20 सितंबर को जाना है बिलावल हाउस और जाकर तय करना है एपीसी में कि करना क्या है। मतलब अभी भी ऑपोजिशन क्लियर नहीं है, ये जाकर उस मुलाकात में तय होगा और ये मुलाकात 17 रोज बाद होनी है। ये हो सकेंगे एजेंडे पर मुत्तफिक? पिछले 17 रोज हैं इनके पास जाने के लिए, मुलाकात करने के लिए, सभी जमातों से मिलकर बैठने के लिए। देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इकट्ठे हुए, एलामिया जारी किए, बड़ी बड़ी बातें की। अंदर से अगर आप झांक के देखें तो इन सब के अपने अपने मकासद हैं। कोई भी ऐसा नुक्ता मुझे नजर नहीं आता जहां इनके मकासद सबके एक जैसे हों, मिलते हों। आप देखिए कि बड़े असूल की हम आज भी कहते हैं बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है, लेकिन आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बड़े धूमधाम से दस्तखत हुए, बड़ी बातें की गई, लेकिन सबसे पहले बीबी ने आके मुज़ाकरात किया, एनआरओ के ऊपर आके माहिदा किया जनरल मुशर्रफ से। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह तय पा चुका था कि मिलिट्री गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, कोई बात नहीं की जाएगी, कोई अटेंड नहीं करेगा उनके अगर कॉल आए। लेकिन उसके बावजूद मफादात अपने थे, उन्होंने आके एनआरओ लिया और मुज़ाकरात किए। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को पूछा भी नहीं। ये वो चीज है जो कार फरमा रहती है आपकी अपनी सियासत में, क्योंकि हर एक का अपना अपना दुख है, अपने अपने मसाइल हैं उनके। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बिल्डअप करेंगे हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन ना किसी के पास सख्त है और ना ही किसी का एक एजेंडा है सबका कि वो इनको हटा सके। एफएटीएफ के मामले में ये ज्यादती कर रहे हैं। उसमें ये कि नेशनल असेंबली में पहले ये सपोर्ट कर चुके थे, सेनेट में जाके उन्होंने किसी वजह से फिर ये शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वो एक आपका नेशनल इशू है, और मैं बिल्कुल वसूख से आपको बता रहा हूं कि अगर ये कवानीन ना हुए तो ये ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी मौका दे रहे हैं। वो इनको जो एफएटीएफ वाले हैं वो इनको धमकियां दे चुके हैं कि बहुत हो गया, बड़े चांस दिए आपको, आप सीरियस नहीं अपने मामले में, आप जल्दी करें। हम तो यहाँ के आके कह देते हैं ना कि जी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन एप्रिसिएशन होती है थोड़े से पोर्शन की, बाकी होता है आपके साथ डंडा मारी के आपने काम पूरा नहीं किया। तो ये इनको सोचना चाहिए। बाकी मैं समझता हूं कि कोई वैसे हुकूमत को इनसे कोई खतरा नहीं है। ये इलामिये बड़े जारी होंगे, शोर शराबा आप सुनेंगे, लेकिन इसी तरह मामला चलता रहेगा। बाकी डॉक्टर साहब, शोर शराबा होना है, इसलिए लंबी लंबी तारीखें हैं मुलाकातों की, एपीसी की, और फिर एजेंडा भी अभी कोई नहीं है। या वाकई इस बार है कोई प्लान ऑपोजिशन के पास? कोई एक एजेंडा जरूर है इनके पास? भाई अभी तक कोई वाज़ेह एजेंडा तो नहीं बताया है। आज ही इस प्रोग्राम से पहले ही मैं देख रहा था, एहसान इकबाल साहब का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम इस करप्ट हुकूमत को और इस नाहल हुकूमत को हटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कोई बात नहीं बनती और ना ऐसी कोई सियासत होनी चाहिए। इस पर दूसरे स्पीकर्स ने भी बात की। मतलब हमें रिजर्वेशंस हो सकते हैं, पिछले इंतखाबात पे भी हो सकते हैं, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पे भी रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई एपीसी होती है तो वो उसूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। जिस तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया, उसकी बहुत वाज़ेह मिसाल वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था कि अगर इस तरह की कोई एक यूनिफाइड किस्म की डिस्कशन होती है जो उसूलों की सियासत पर हो, तब तो एपीसी होनी चाहिए और अपोजिशन जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन अगर वो एजेंडा सिर्फ यह है कि जी मौजूदा हुकूमत को हटाया जाए, तो वो एक गलत एजेंडा होगा। उसकी किसी तरह भी ना सपोर्ट की जा सकती है, ना उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि मौजूदा हुकूमत को पूरा अपना जो टेन्योर है 5 साल का, वो पूरा करने का पूरा इख्तियार है। इसमें हो सकता है कि इनसे मजीद गलतियां हो, जो भी हो, लेकिन ये 5 साल की टेन्योर इनको पूरी करने देनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब वो धरना देकर बैठे, उसकी भी हमने मुखालफत की थी, इन्हीं प्रोग्राम में मुखालफत की थी। तो ये अपोजिशन की अगर ये एजेंडा चलता है कि जी हम मौजूदा हुकूमत को हटा दें, तो ये एजेंडा
गलत है, इस पे काम नहीं होना। अच्छा, काम क्या होना चाहिए? देखें, इलेक्शन से 1 साल पहले अपोजिशन को ज़्यादा मुतहरिक होकर काम करना चाहिए। उससे पहले क्या करना चाहिए? जो मजीद जो 2 साल हैं, इसमें देखें बुनियादी काम ये था कि इनको अपनी मेंबरशिप पे तवज्जो देनी चाहिए थी, पार्टी के अंदर अपनी डेमोक्रेसी जो है उसको लाना चाहिए, इनके जो अपने काडर है, इनका जो ज़ाहिर सियासत जो होती है वो सियासी कारकुनों से होती है ना, इनके सियासी कारकुन कहाँ हैं? अब देखें सिंध में इतना बड़ा वो हो रहा है, कराची में सैलाब, अर्बन फ्लडिंग आ गई, लेकिन हमें किसी सियासी जमात के बयान तो देते रहे, लेकिन कोई इनके पास ऐसा नहीं था कि जी इनके अपने कारकुनों ने, हम देखेंगे जी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जाके ये किया, नून लीग के कारकुनों ने ये किया, बस सारे सिर्फ बयान देते रहे। तो ये इनको करना क्या चाहिए? इनको अपनी रुकन साजी, अपने काडर की तैयारी, उनकी नजरियाती और जमहूरी उनकी तरबियत, और फिर मैं पहले भी कह चुका हूं कि शेडो काबीना बनाकर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी जमात की कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होती, कोई शेडो वजीर नहीं है। देखें अभी एजुकेशन पे इतनी बात हो रही है, यूनिफॉर्म करिकुलम पे हमने प्रोग्राम भी किया, मालिक साहब ने भी किया, लेकिन कोई पॉलिसी बयान कि जी इस पर हम क्या करेंगे, तालीम पे क्या करेंगे, कोई नहीं है। सेहत पे किस अपोजिशन पार्टी की क्या पॉलिसी है, कोई उस पर कोई इनका शेडो काम नहीं हो रहा। इनके पास लोग नहीं है, ना ये लोग लेकर आते हैं, ना उनकी तैयारी करवाते हैं। तो ये जो मिल रहे हैं इनको मिलना ज़रूर चाहिए, लेकिन मिलकर अगर ये उसूलों की बात करेंगे, उसूली मौक़िफ़ अपनाएंगे तब तो अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा ये है कि हुकूमत को हटाना है, तो इसकी मैं समझता हूं कि हमें मुखालफत करनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कि अगर हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पर भी आकर खड़े होते हैं तो ये मुत्तफिक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पीपीपी के भी अपने इससे मफादात जुड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मफादात अलग है। बिल्कुल, इनको नुकसान होगा, यानी बड़ी पार्टियों को ज्यादा नुकसान होगा, छोटी पार्टियों के पास तो वैसे भी पहले लूज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर हुकूमत को हटाने की पॉलिसी पे जाएंगे तो इसका नुकसान होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये इस पर मुत्तफिक हो पाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं जाएंगे उस तरफ, क्योंकि इनको पता है कि इनके नुकसान उससे वाबस्ता ज्यादा हैं, ज्यादा नुकसान है और फायदे उससे कम है। सोहरवर्दी साहब, क्या स्ट्रेटेजी लग रही है आपको अपोजिशन की? 20 सितंबर को होने जा रहा है ये इजलास बिलावल हाउस। मुझे तो लगता है इख्तलाफ करना ही मेरी किस्मत में रह गया है। देखिए, मेरी जो नाकिस राय और इतलात हैं, उनके तहत ऑपोजिशन के दरमियान खुद ही नाकिस कह रहे हैं आप हो गई है। पीपल्स पार्टी नून, हाँ खुद ही नाकिस कह रहे हैं, क्योंकि आप सबसे इख्तलाफ करना है ना मुझे। बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है फजलुर रहमान साहब से भी, नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी। पहले मरहले में अपोजिशन जो है वो एक अवामी राब्ता मुहिम की तरफ जाना चाहेगी, जिसमें कुछ 3-4 बड़े जलसे और वो प्लान कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ और दूसरे इश्यूज़ के ख़िलाफ़। जिस तरह शहबाज शरीफ कराची गए और लोग थोड़े बाहर आ गए और उन्हें वेलकम किया, जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी, और अपोजिशन तो बिल्कुल 2 साल से घरों में बैठी है। पहली दफ़ा शहबाज शरीफ ने भी बतौर अपोजिशन लीडर पब्लिक के साथ सामने इंटरेक्ट किया। तो मुझे ये जो है कि ये एक जो है शेड्यूल आएगा एपीसी से अवामी राब्ता मुहिम का, कि हम लोगों के पास जा रहे हैं कि इस हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, महंगाई बढ़ा दी है और गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, ये इन एजेंडे की वजह से हम लोगों के पास जा रहे हैं। अगर वो अवामी इज्तिमात कामयाब हो गए और बड़े बड़े इज्तिमात हो गए जिसकी इनको तवक्को है और हुकूमत को शायद ना हो, और अगर वाकई लाहौर में को बहुत बड़ा जुलूस निकल आया, अगर वाकई पेशावर में आ गया, अगर वाकई कोयटा में कोई जुलूस बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं, कराची में हो जाते हैं, इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा एक दिन का शो करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अगली बात की जाएगी। मेरे ख्याल में जो सर्दियां हैं, कुछ कोविड को देखा जा रहा है कि कोविड की सेकेंड वेव कैसे करेगी, इसीलिए ये दिन लिए जा रहे हैं, बार बार आगे की जा रही थी एपीसी के पहले कोविड को देख लें, कोविड की क्या सूरत हाल है, क्या लोगों को बुलाया जा सकता है, क्या कोई रैली कोई इज्तिमा किया जा सकता है। अब भी जो अभी 17 दिन डाले जा रहे हैं वो इस सेकंड वेव को जज करने के लिए किया जा रहा है कि उसको देखकर ही फिर कोई शेड्यूल देंगे ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिशन के दरमियान हो गई है। मुझे नहीं कोई इख्तलाफ लगता, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा है कि ऑपोजिशन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको शायद हाथी के दांत देखने के और खाने के और नजर आते हैं, तो आप सिर्फ देखने वाले दांत देख रहे हैं, खाने वाले नहीं देख रहे हैं, लिहाजा आपको इख्तलाफ नजर आ रहा है।
ठीक है, मुजम्मिल सरवर्दी साहब के अलावा हमारे बाकी तजज़ियाकार को ये लगता है कि मुखालिफ एजेंडे में जी साहब जी मुझे ये बात करनी है। मैं आ रही हूं इसी तरफ भी। एक सेकंड, मुजम्मिल जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप कर रहे हो, बात हो सकता है, लेकिन बात यह कि हम सब बात कर रहे हैं तारीख की बुनियाद पे। आज दिन तक ये एक हुए नहीं किसी भी वक्त पे, खा वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था या कोई भी, तो एक तो ये आज की तारीख। लेकिन मैंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो 2 मिसाल दी थी, वो तो वो वक्त था कि इंग्लैंड में बैठ के तो बड़े एहतमाम से, और आप देखें कि उस वक्त की वीडियोस, तो वो बड़े वादे वईद किए गए एक दूसरे से। सियासत में वादे वईद, और ये एक नुक्ता, ये बहुत देर नहीं रहता जब अपने मुफादात सामने आते हैं। तो तारीख ये बताती है कि वक्त आने पे सब कुछ पता लगता है कि आप एक थे या नहीं थे। उससे पहले सारे एक नजर आएंगे। आप किसी धरने से, किसी जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती, आपको भी तजर्बा आपने देखा है। जितने बड़े बड़े जुलूस कर निकालने हैं, जितने भी जलसे करने हैं कर लें, लेकिन यह हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी। इनको आईनी रास्ता ही इख्तियार करना होगा, और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसके लिए आपको पता है कि रुकावटें बहुत। तो इस वजह से ये आपकी बात है, सद तक दुरुस्त है, आपको इंफॉर्मेशन हो कि शायद वो सारे इकट्ठे हैं एक नुक्ते पे, लेकिन फैसले के वक्त पे आके पता लगता है कि लोग इकट्ठे हैं या नहीं। ठीक, एनबीसी अगर आप इजाजत दें मैं सरवर्दी साहब को पॉइंट ऐड कर लूं, क्योंकि आपने उन्हीं के उस पे अपना रद्द-ए-अमल देना, तो ताकि आपको देने में आसानी रहेगी। सरवर्दी साहब को क्लिप प्लीज। देखें, जनरल साहब ने 2 दफा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रेफरेंस दिया है। ये क्यों भूल जाते हैं कि ये उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सम्राट थे कि एक जर्नैल जो है वो एनआरओ देने पर मजबूर हो गया। वो जो कहता था कि मैं इन दोनों को पाकिस्तान नहीं आने दूंगा, उसे वो दोनों पाकिस्तान की सरजमीन पर न सिर्फ लैंड करवाने पड़े, बल्कि उनके बाद उसके अपने जाने का रास्ता भी निकल आया। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इस तरह अंडरमाइन तो नहीं कर सकते। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक जर्नैल को न सिर्फ एनआरओ देने पर मजबूर किया, बल्कि घर जाने पर मजबूर किया, और आज वो दुबई में बैठा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से। धरने की बात की गई, यहाँ पे आपने धरने की बात की है, यहाँ पे धरने की बात की है। उस धरने के सम्राट भी देखें कि एक लंदन में बैठा है आराम से, और दूसरा कल बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ को जो है खुशामदेद कह रहा था, वरना अगर वो धरना ना होता तो वो दोनों भी जेल में होते। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी देना चाहूंगी, फिर मुझे क्लिप ब्रेक की तरफ जाना है। एनबीसी एडियो कमेंट प्लीज। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी शोर था बहुत ज़्यादा मेरे कानों में कि समझ में नहीं आया क्या करूँ। पहली बात तो ये कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बहुत काइंड आदमी हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक रुकनी हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं पंजाब असम्बली के अंदर। बात ये है कि इन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया, इन्होंने मुकम्मल इत्तफाक़ किया है हम पाँचों से कि इस हुकूमत को हटाने का कोई एजेंडा नहीं है। जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, करें यार, व्हाई नॉट। हम लोग पैदावार उसी किए हैं, हम ज़िंदगी भर जलसे ही करते आए, एहतजाज करते आए, बिल्कुल करें। हंगर स्ट्राइक करें, लंबे दबे मर हंगर स्ट्राइक करें, बहुत ताकतवर होगी। जलसे, जुलूस, 144 की खिलाफ वर्जी, तोड़ें इसको, हम तोड़ चुके हैं और भूखत भी चुके हैं। दूसरी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो बात है ना, थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचेगा कि इस पर बैरूनी असरात कितने थे, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कितने बैरूनी असरात थे, किन बैरूनी असरात के बिना पर प्रेसिडेंट मुशर्रफ मुल्क से बाहर गए थे, किस बैरूनी असरात की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा, किन बैरूनी असरात की बुनियाद पर वो दुबई में आराम से हैं और आप नवाज शरीफ को बुलाए जा रहे हैं। चले मेरी डिबेट बहुत आगे बढ़ गई। एनबीसी सवाल से हटकर ये गुफ्तगू कहीं और चली गई। व्यूअर भी कंफ्यूज ना हो, आप ही के पॉइंट्स को उठाती हूँ और कंक्लूड करती हूँ कि हुकूमत मुखालिफ एजेंडे में कोई दमखम नहीं है। ऑपोजिशन जो स्ट्रेटेजी बना रही है वो सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम जल्द से जुलूसों तक रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा। हाँ, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने ज़रूर कहा कि ऑपोजिशन के पास स्ट्रेटेजी ये होगी कि उन्होंने किस तरह से शेड्यूल सामने लेकर आना है और बताना है कि अब उन्होंने हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पर किस तरह से काम करना है। एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे नाज़रीन, वेरी क्विकली स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, कहा हम नौयत के बिल के हवाले से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंसदाद तशद्दुद बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत की है और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट में इसका इजहार किया और कहा कि महज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि दीन इस्लाम भी इसकी नफ़ी करता है। लिहाजा जिस किस्म की वो बिल की बात कर रहे हैं जिस्मानी अजियत के खिलाफ कानून लाने की हिदायत के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो कदम है इस बिल के हवाले से, इस बिल के सिलसिले में अगर हम माशरे की सूरत हाल को देखें तो क्या ये कदम उनका लिया जाना दुरुस्त है? नासिर बी चुगताई साहब, आप समझते हैं कि ये बेहतर कदम होगा अगर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इस किस्म का बिल लेकर आते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम होगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कानून साजी हो सकती है, लेकिन पहले अपना जो मुआशरा है इसको मुहज़्ज़ब बनाएं ना हम लोग। पहले इस मुआशरे को मुहज़्ज़ब बनाएं जहाँ हर तरफ दरिंदे दौड़ते फिर रहे हैं, लोगों को काटते फिर रहे हैं, फाड़ते फिर रहे हैं, और करप्शन भी दरिंदगी गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ाकार है। जेलों में जो सूरत हाल है आपके, वो नाकाबिल बयान है। मैं कई बार गया हूँ देखने के लिए, जस्टिस नासिर असलम जायद के साथ भी गया, मैं उनसे पहले भी गया सर्विस पर। बहुत बुरा हाल होता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक कोठे में कितने एक हॉल में कितने लोग होते हैं। एक गैर महज़ब तरीक़ा तो वो है। टॉर्चर तो बात की बात है ना, टॉर्चर तो गुआंटानामो बे में जो हुआ है, क्या वो गैर महज़ब था? उसको महज़ब कहा गया। वाटर बॉर्डिंग जो है वो गैर महज़ब उन्होंने करार नहीं दिया, कांग्रेस ने उसको कहा कि नहीं करना आइंदा, इसको गैर महज़ब नहीं कहा। तो थर्ड डिग्री टॉर्चर जो है वो तो गोरा छोड़ गया था हमारे पास, नाखून खींचना, बर्फ़ के सिलों पर लिटा देना, सब गैर महज़ब है, सब इस्लाम में हराम है, सब गैर कानूनी है, लेकिन है हमारे यहाँ। और प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से या इस तरह की कानून साजी से कोई मसला हल नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। मुजम्मिल साहब, मैं बिल्कुल हिमायत कर रहा हूँ, होगा नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब। देखें, मुझे तो नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद है जिसमें जिस्मानी तशद्दुद की इजाज़त है। क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है जिसमें जिस्मानी तशद्दुद की इजाज़त है? क्या स्कूल टीचर को बच्चों को मारने की इजाज़त है? क्या वालिदैन को बच्चों को मारने की इजाज़त है? क्या पुलिस को टॉर्चर की इजाज़त है? क्या दीगर तफ्तीशी इदारों को थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने की इजाज़त है? ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। वो अगर ये ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी तौर पे करते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में कि ऑलरेडी लॉ इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि आप थर्ड डिग्री नहीं कर सकते। मसला तो अमलदारी का है। क्या किसी पुलिस वाले को इस बुनियाद पर सज़ा मिलेगी कि उसने मुल्ज़िम को थर्ड डिग्री के ज़रिए इन्वेस्टिगेट किया है? क्या किसी टीचर को बच्चों को मारने पर सज़ा मिलेगी? क्या हम अपने वालिदैन को के वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते, और अगर वो मारेंगे तो स्टेट उनसे बच्चे ले लेगी? पर अमल दरामद होना माशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। रज़ा रोमी साहब, ऐसे कुछ है। ठीक, रज़ा रोमी साहब। देखिए, जहां तक सवाल है इसका, टॉर्चर के ऊपर पाकिस्तान का जो आलमी इसके ऊपर मुख्तलिफ कॉवेनेंट्स हैं या आलमी कवानीन है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अब साइन भी किया है। और अब उसके बाद ये लाजिम हो जाता है कि आप इसके ऊपर कानून साजी मज़ीद सख्त करें, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि चल रही हैं। जैसे अभी मुजम्मिल कह रहे थे कि स्कूलों में मारने का या इवन जो पुलिस जो थर्ड डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल करती है या दीगर इस तरह से होता है, उसकी कतन कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो होता है। उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसको तभी आप रोक सकते हैं कि जब आप इन इदारों के अंदर भी इस तरह के कवानीन सख्त करें कि जहाँ पर इसका सहारा ना लिया जाए टॉर्चर का, और टॉर्चर किसी भी सूरत जो है उसकी इजाज़त ना हो। तो ये बड़ा काबिल सताइश इक़दाम है, अगरचे कि ये सिर्फ एक कानून बना देने से नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत सारे मजीद इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए 21वीं सदी में। जी सॉरी टू इंटरप्ट रज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। जनरल साहब, ये दुरुस्त कदम है, क्योंकि अभी ये सूरत हाल ऐसी है कि जो तहकीकाती अदारे हैं वो तशद्दुद करते हैं और उसका ना कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही उसके लिए कोई ऐसा रेगुलेशन है कि आप वहां पर सजा दे सकें। जहां बाहर कहीं तशद्दुद होता है, जैसे अभी बात हम कर रहे थे कि मौलवी वगैरह मदरसों में मारते हैं, वो तो पकड़े जाते हैं, वो पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो तहकीकाती अदारे हैं नहीं। तो दूसरी जगहों पे ये कानून मेरा ख्याल है बनने के बाद
चीज कंट्रोल की जा सकेगी। इम्प्लीमेंटेशन इसका मसला रहेगा, वो जरूरी नहीं कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छी। डॉक्टर साहब जी, इसके मैं समझता हूँ कि दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसकी वसअत का है कि ये कितना फैला हुआ होगा। इसकी ज़रूरत तो अपनी जगह पर है, ये इक़दाम भी दुरुस्त है, लेकिन इसके कम से कम 3 चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस इसमें बड़ी वजाहत के साथ शामिल होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है कि खुद घर के अंदर अगर बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, जो हमारे यहाँ होता है, मैरिटल रेप का इशू है, इन तमाम को कानून के अंदर लाना चाहिए। अच्छा, दूसरा है घर से बाहर जो तशद्दुद होता है, तालीमी इदारों में, मदरसे की बात की गई, और तीसरा है खुद रियासती अहलकारों की तरफ से जो तशद्दुद होता है। तो ये 3 चीज़ें इस कानून में आनी चाहिए, तब ये दुरुस्त होगा। और दूसरी बात, अमल दरामद की जब हम बात करते हैं तो इस मौजूदा हुकूमत का भी रिकॉर्ड पिछले 2 साल में बेहतर नहीं रहा। मतलब साहिवाल की ट्रेजेडी की आप मिसाल देखें, साहिवाल की ट्रेजेडी में रियासती अहलकारों ने पूरी फैमिली को मारा, लेकिन उन्हें माफ़ी दे दी गई। अच्छा, कराची में राव अनवार का वाक़या है, सैकड़ों लोगों का इल्ज़ाम है कत्ल का जाली मुकाबलों में, लेकिन उनको इज्जत से कहीं रखा गया है। तो जब तक रियासत खुद अपने अहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी, अमल नहीं होगा। इसकी भी है, लेकिन अगर इस किस्म का इक़दाम उठाया जाता है, ये बिल मूव होता है, पैनलिस्ट उसकी हिमायत में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।